हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा यूपी लेखपाल में ग्रामीण परिवेश में आज हमारा टॉपिक क्या है? मृदा। ठीक है। तो मृदा का अर्थ क्या होता है? मिट्टी होता है। तो इससे आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मृदा बनता कैसे है। ठीक है, मिट्टी बनती कैसी है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मिट्टी का विभाजन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो पहले देखिए कि पहले यहाँ समझिए कि पहले एक प्रकार से ये क्या है, इसको आप क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं चट्टान। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे चट्टान। ठीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है क्लास को। अब देखिए, अगर ये चट्टान कुछ टुकड़ों में परिवर्तित होता है, ठीक है, कुछ टुकड़ों में टूटता है। वो टुकड़े कैसे? जैसे इतने इतने छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अगर ये टूटता है तो इसे आप क्या कह सकते हैं? पहले तो आपने देखा यहाँ पे कि ये है चट्टान। ठीक है, जब ये कुछ भागों में टूटा तो इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं पिंड। क्या कहेंगे? पिंड। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं? यहां हम देख रहे हैं कि मिट्टी का विभाजन। ठीक है, मिट्टी का विभाजन किस प्रकार से होता है। अब देखिए यहां पे कि पहले चट्टान के रूप में है, फिर वो कुछ छोटे टुकड़ों में टूटा तो ये क्या बना? ये आपका बना पिंड। फिर ये थोड़े और छोटे टुकड़ों में टूटा, फिर ये और छोटे टुकड़ों में टूटा, टुकड़े हुए उसके, तो वो क्या हुआ? इसको क्या कह सकते हैं आप? इसको कहा जाता है कणिकामय। ठीक है, कणिकामय। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कणिकामय। फिर इसके बाद अगर ये और छोटे टुकड़ों में टूटता है, ठीक है, और अगर ये छोटे टुकड़ों में टूटता है, परिवर्तित होता है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं? पहले आपने यहां पे देखा कि चट्टान के अगर टुकड़े होते हैं तो वो किस में बदलते हैं? वो बदलते हैं आपके पिंड में। अगर ये पिंड के छोटे और इससे टुकड़े होते हैं तो ये किस में बदलते हैं? ये बदलते हैं कणिकामय में। और फिर अगर इसके छोटे टुकड़े होते हैं तो ये किस में बदलते हैं? ये बदलते हैं आपके किस में? रेत में। ठीक है, अब अगर ये रेत है, फिर अगर रेत के बाद अगर इसमें और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इसके, और इसके छोटे छोटे टुकड़े हम यहां देखते हैं, तो ये अगर होता है तो ऐसे इस प्रकार की मिट्टी को क्या कहते हैं? इस प्रकार की मिट्टी को क्या कहते हैं? गाद। क्या कहते हैं? गाद। ठीक है, गाद। अब देखिए, और अगर फिर इसका परिवर्तन होता है और इससे अधिक अधिक छोटे रूप में, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं चिकनी मिट्टी। बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि इससे अगर संबंधित आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न आए तो बिल्कुल आसानी पूर्वक आप कर जाए। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर कोई चट्टान छोटे टुकड़ों में टूटता है तो वो क्या बनता है? सबसे पहले पिंड बनता है। और अगर वो पिंड छोटे टुकड़ों में टूटता है तो क्या बनता है? कणिकामय। ठीक है, क्या बनेगा? कणिकामय। अगर कणिकामय छोटे टुकड़ों में टूटता है तो वो क्या बनेगा? रेत बनेगा। और वो अगर रेत अगर टूटता है छोटे टुकड़ों में तो क्या बनेगा? गाद बनेगा। फिर गाद से वो परिवर्तन अगर उसमें छोटे टुकड़ों में अगर वो टूटता है तो फिर क्या बनेगा? चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पे कि मिट्टी का विभाजन किस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है, कैसे चट्टान से शुरू होकर के टुकड़ों के रूप में और वो चिकनी मिट्टी में यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कि दोमट मिट्टी
एक प्रश्न आपसे यहां पे बनता है क्या, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी, जैसा कि हमने ऊपर लिखा, मिट्टी को क्या कर सकते हैं आप, मृदा भी कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कि दोमट मिट्टी, एक बात आप लोग ये समझ रहे होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके क्या होता है, कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके अगर हम यहाँ पे देखिए कि दोमट मिट्टी कैसे होता है। सबसे पहले मानिए अगर आपके सामने यहाँ पे क्या है, रेत, क्या हुआ, रेत। अगर रेत के साथ, अगर रेत के साथ, ठीक है, यहां हमने क्या लिखा है, रेत। अगर रेत के साथ क्या क्या है, गाद और चिकनी मिट्टी, ठीक है, अगर रेत के साथ गाद और प्लस चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, अगर ये तीनों, ठीक है, रेत, गाद और चिकनी मिट्टी, अगर ये तीनों का प्रतिशत, ठीक है, अगर ये तीनों का प्रतिशत क्या होता है, बराबर बराबर मात्रा में होता है, जैसे मान लीजिए 50% रेत है, 50% गाद है और 50% क्या है, चिकनी मिट्टी है, तो अगर सबका प्रतिशत क्या है, बराबर रहेगा, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा क्या, दोमट मिट्टी, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा दोमट मिट्टी। और अगर, ठीक है, और अगर यहां हम क्या कह सकते हैं, अगर रेत का, ठीक है, प्रतिशत, अगर रेत का प्रतिशत क्या है, अधिक है, ठीक है, इसका प्रतिशत अगर मान लीजिए कि हम 50 कर देते हैं, और गाद मिट्टी, ठीक है, गाद का क्या हो गया, यहाँ 25 हो गया, इसका भी हो, क्या हो गया, 25 हो गया। तो ऐसे इस प्रकार क्या है, दोमट मिट्टी में क्या होता था कि सबका प्रतिशत क्या है, रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का क्या होता है, बराबर होता है। तो वहां क्या होता है, वहां होता है आपका, वहां क्या होता है, वहां दोमट मिट्टी होता है। अब देखिए यहां पे कि रेत, अगर रेत का प्रतिशत यहां पे अधिक हो जाता है, किससे, गाद और चिकनी मिट्टी से, तो इस प्रकार की मिट्टी को हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार की मिट्टी को हम क्या कह सकते हैं, रेतीली मिट्टी, या इसे आप क्या कह सकते हैं, बलुई मिट्टी, ठीक है। तो यहां अगर रेत का प्रतिशत यहां अधिक हो जाता है और गाद और चिकनी मिट्टी क्या है, कम हो जाता है, तो यहां क्या बनता है, यहां बनता है आपका रेतीली मिट्टी। अब देखिए यहां पे, जैसा कि हमने यहां पे आपको बताया कि रेत जब अधिक हो जाएगा तो क्या बनेगा, रेतीली मिट्टी। ठीक उसी प्रकार से अगर गाद है, अब यहां पे क्या होता है कि अगर गाद अधिक हो जाता है और रेत और चिकनी मिट्टी, ठीक है, अब यहां पे देखिए कि यहां पे रेत क्या है, अगर रेत यहां कम हो जाता है, ठीक है, रेत का प्रतिशत क्या हो जाता है, 25 हो जाता है, और गाद क्या होता है, यहाँ पे 50 हो जाता है, चिकनी मिट्टी भी 25 हो जाती है। तो ऐसे इस प्रकार की मिट्टी को आप क्या कह सकते हैं, इस प्रकार की मिट्टी को आप क्या कहेंगे, गादी दोमट मिट्टी। क्या कहेंगे, गादी दोमट मिट्टी। पहले हमने देखा क्या कि जहां तीनों बराबर मात्रा में होते हैं, जहां तीनों का प्रतिशत क्या होता है, बराबर होता है, वहां क्या होता है, वहां दोमट मिट्टी होता है। ठीक, जहां रेत अधिक होता है और गाद और चिकनी मिट्टी क्या होता है, प्रतिशत कम होता है, तो वहां क्या होता है, वहां रेतीली मिट्टी होती है। फिर उसके बाद अगर रेत कम है और गाद अधिक है, तो वहां क्या होगा, गादी या दोमट मिट्टी, गादी या दोमट मिट्टी।
अब देखिए यहाँ पे कि फिर उसके बाद क्या होता है, अगर रेत और गादी, ठीक है, रेत और गाद को अगर हम छोड़ देते हैं यहां से, ठीक है, रेत और गाद के बारे में अगर ये बात नहीं करते हैं, और हमारा अगर चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी अगर अधिक होता है और रेत 25% होता है, गाद भी क्या है 25% होता है, और चिकनी मिट्टी अगर कहीं 50% हो गया, तो आप इस प्रकार की मिट्टी को क्या कहेंगे, इस प्रकार की मिट्टी को कहेंगे आप चिकनी दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी। बिल्कुल ध्यान से देखना है, ताकि अगर इससे परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बने तो आप बिल्कुल आसानी पूर्वक कर जाएं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले चट्टान हुआ, वो छोटे टुकड़ों में टूटा, तो किसमें विभाजन हुआ उसका, पिंड में। अब अगर पिंड, ठीक है, अब अगर पिंड छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हुआ तो क्या बना, कणिकामय बना। फिर अगर कणिकामय जो है क्या हुआ, छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हुआ, तो ये क्या बना, रेत बना। रेत अगर छोटे टुकड़ों में और उसके टुकड़े हुए तो क्या बना, गाद बना। फिर अगर और उसके छोटे टुकड़े हुए तो क्या बना, चिकनी मिट्टी बना। और जहां तक हमने बताया कि सबके बारे में कब कौन सी मिट्टी की अधिकता होगी तो कौन सा मिट्टी बनेगा, सब हमने यहाँ पे बताया। अब चलिए देखते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में जैसा कि हम यहाँ पे मृदा के बारे में देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे, मृदा के आधार पे। मृदा के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा भाबर तराई का एरिया। क्या है, भाबर तराई का एरिया, भाबर तराई का एरिया। दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है मृदा के आधार पे, तो पहला आपका भाबर तराई का एरिया। दूसरा है मध्य का मैदानी भाग, मध्य का मैदानी भाग। तीसरा क्या है, तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है, तो ये आपके हैं कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे, मृदा के आधार पे। पहला भाबर तराई का एरिया, दूसरा मध्य का मैदानी भाग, तीसरा दक्षिण का पठारी भाग। अब देखिए यहाँ पे कि कैसे आपके सामने प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे भाबर तराई का एरिया। क्या देखते हैं, भाबर तराई का एरिया। चलिए, पहला हमारा क्या है, भाबर तराई का एरिया। ठीक है, क्षेत्र। अब यहां देखिए कि भाबर तराई का क्षेत्र कैसे पहचान होगा। पहले आप ये समझिए कि भाबर क्षेत्र की मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। सबसे पहले तो आप यहां यही प्रश्न देखिए कि भाबर क्षेत्र में मृदा किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, यहां कंकड़ के साथ भाबर तराई क्षेत्र में मृदा का निर्माण कैसे आप पहचान करेंगे। देखिए, सबसे पहले कंकड़, और कंकड़ के साथ क्या है, पत्थर। कंकड़ के साथ पत्थर और बड़े रेत। ठीक है, ये यहां पे
अहम भूमिका है कंकड़, पत्थर और बड़े रेत। तो जब ये इनसे क्या है, इनसे कणों का निर्माण हुआ है, ठीक है, इनसे क्या है, इनसे कणों का निर्माण होता है। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे देखा कि भाबर तराई का एरिया जो होता है, क्षेत्र होता है, वहाँ मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ कंकड़, पत्थर और बड़े रेत से कणों का यहाँ निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए कि कौन सी फसल उपजाऊ होती है। अगर आपसे प्रश्न आए कि यहाँ कौन सी फसल उपजाऊ है, तो बिल्कुल प्रश्न आपके सामने यहाँ पे बनता है कि इनमें कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ है। अब आप अपने मन में देखिए, अपने दिमाग में सोचिए कि जहां अगर कंकड़ है, पत्थर है और रेत है, वहां क्या है, मिट्टी का कुछ भी अंश नहीं है, तो क्या वैसे क्षेत्रों में कुछ भी फसल हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कहीं थोड़े बहुत क्या है, अगर कहीं थोड़े बहुत मिट्टी का अंश अगर मिलता है तो पेड़ पौधे निकल आते हैं। लेकिन ऐसे भाबर और तराई क्षेत्र का ऐसा एरिया जहाँ क्या है, कंकड़, पत्थर और बड़े रेत होते हैं, वहाँ कोई भी फसल, ठीक है, वहाँ कोई भी फसल उपजाऊ नहीं होता है। सामान्य तौर पर कहेंगे कि यहाँ क्या होता है कि उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। अब दूसरा देखिए, दूसरा आता है आपका तराई। दूसरा क्या है? तराई। अब ये क्या है? ये एक प्रकार से कह सकते हैं आप कि ये एक प्रकार से क्या है, दलदलीय क्षेत्र है। दलदलीय क्षेत्र है। अब दलदलीय क्षेत्र इसको क्यों कहते हैं? जब तराई यहाँ पे हमने बताया कि तराई, तो यहाँ पे दलदलीय क्षेत्र इसे किस प्रकार से कहते हैं। अब तराई क्षेत्र में की मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने दो पॉइंट बनते हैं कि तराई क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे तराई क्षेत्र में, जैसा कि हमने बताया कि ये एक प्रकार से कैसा क्षेत्र होता है, ये एक प्रकार से दलदलीय क्षेत्र होता है। और तराई क्षेत्रों में मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो तराई क्षेत्रों में मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले होता है यहाँ पे गादी दोमट। क्या होता है? गादी दोमट। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यहाँ पे बलुई दोमट। बलुई दोमट। अब दो प्रकार के यहाँ पे हमने मिट्टी देखे हैं कि गादी दोमट और बलुई दोमट। अब तराई का क्षेत्र एक प्रकार से क्या होता है, दलदली क्षेत्र होता है, सहारनपुर से लेकर के और कुशीनगर, ठीक है, जो तराई क्षेत्र के, जो क्या है, तराई क्षेत्र के लोग होंगे, तो वहाँ ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कहाँ से, सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर, देवरिया, ठीक है, सहारनपुर से लेकर कहाँ तक, गोरखपुर, देवरिया, सहारनपुर से लेकर के गोरखपुर, देवरिया, ठीक है, कुशीनगर, महाराजगंज एरिया जितना होता है, ये सब क्या होते हैं, ये तराई क्षेत्र होते हैं। देवरिया, कुशीनगर, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये तराई क्षेत्र होते हैं। अब तराई क्षेत्र की पहचान कैसे आप करेंगे? तराई क्षेत्र का पहचान कैसे होता है? एक प्रकार से जैसे आप समझ लीजिए कि जो नदियों के किनारे, ठीक है, जो क्या होता है, यहां से नदियों के किनारे, जो नदियों के किनारे बसे होते हैं, वहां क्या होता है, तराई क्षेत्र होता है। अब यहां देखिए कि नदियों के किनारे, अब मान लीजिए कि यहां आपके सामने एक क्या है, एक नदी है, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे आसान
जिससे आपको आसानी हो समझने में। और ये एक प्रकार से क्या है, इसके सामने, इसके किनारे किनारे क्या है, ये मिट्टी है। ये क्या है, ये आपका नदी है। और ये क्या है, ये मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, ये रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। तो अब अगर नदी का जल इस प्रकार के मिट्टी को बहा करके ले जाएगी, तो बहुत ले जाएगी, तो कुछ दूर तक ले जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, वहां ये अस्थायी रूप से अपना स्थान पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो एक प्रकार से आप यहां कह सकते हैं कि क्या होता है यहां पे, कि ऐसे मिट्टी को क्या होता है, हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, रेतीली, ठीक है, ये गादी दोमट और बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी क्या होता है, गादी मिट्टी क्या होता है, कि ये जो है नदी से दूर, ठीक है, इस प्रकार के मिट्टी क्या होते हैं, ये नदी से दूर, नदी से दूरी पे मिलते हैं, जिनके खेत जो है फसल उपजा, जहाँ फसल उपजाऊ होते हैं, फसल उगाते हैं, जिनके खेत नदी से दूरी पे होते हैं, वहाँ किस प्रकार की मिट्टी मिलते हैं, पाए जाते हैं, तो गादी दोमट मिट्टी। और जिनके खेत नदी के समीप, नदी के समीप होते हैं, वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बलुई दोमट मिट्टी। इतना समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हम कि यहां किसकी कमी होती है और किसकी अधिकता होती है। अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्न पूछता है कि तराई क्षेत्र के मिट्टी में किसकी कमी होती है, किसकी अधिकता होती है, तो देखिए कमी और अधिकता, प्रश्न ये हमारा बनता है यहां से। कमी, ऐसे मृदा में किसका कमी होगा, तो कमी किसका होगा, तो यहां कमी होगा, सबसे पहले आपका कमी क्या होगा, यहां फास्फेट की कमी होती है। किसकी कमी होती है, फास्फेट की कमी होती है, फास्फेट की कमी होती है। अब उसी प्रकार से यहां पे अधिकता किसका होगा, तो अधिकता होगा यहां पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन जैविक पदार्थ क्या होते हैं, अधिक पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ क्या होते हैं, अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। कैसे क्षेत्रों में, तराई वाले क्षेत्रों में। तराई वाले क्षेत्रों में जैसा कि हमने बताया कि तराई वाले क्षेत्रों में जिनके खेत क्या हैं, नदी के समीप होते हैं, जिनके खेत नदी के समीप होते हैं, वहां उस मिट्टी को क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी। और जिनके खेत नदी से दूर होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, दोमट मिट्टी। ठीक है। तो यहां अधिकता किसका हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ साथ जैविक पदार्थ का यहां पे अधिकता हो रहा है, और फास्फेट की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और तराई के क्षेत्र में तापमान भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होता है। तो जहां तापमान अधिक होगा, वर्षा भी अधिक होगा। बिल्कुल आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जहां तापमान और तापमान के साथ साथ वर्षा क्या होगा, ये दोनों जब अधिक होंगे तो क्या होगा, वहां फसल भी अच्छी होगी। तो यहां कमी किसकी होती है, फास्फेट की कमी होती है, और अधिकता क्या होता है, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की अधिकता होती है। और तराई के क्षेत्र में जब तापमान की अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में फसल, अब देखिए यहाँ पे कि फसल क्या होता है, फसल क्या होगा, धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन,
सरसों। सबसे पहले तो यहाँ प्रश्न यहीं से बना कि जब तापमान और वर्षा जब अधिक होगा, किसी भी क्षेत्र में तापमान और वर्षा जब अधिक होगा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फसल, वहाँ की मिट्टी क्या है, वहाँ की मिट्टी सही है, तो नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, फास्फेट की कमी होती है वहाँ पे, तो वहाँ धान, गेहूँ, गन्ना, तिलहन, सरसों, जितने भी प्रकार के फसल होते हैं वहाँ क्या होते हैं, वो इसमें वैसे क्षेत्रों में हो सकते हैं। अब चलिए, ये तो रहा आपका भावर का तराई क्षेत्र। तो भावर का तराई क्षेत्र और किस प्रकार से कैसे मृदा का निर्माण होता है, किस किस प्रकार के मृदा पाए जाते हैं, सबके बारे में हमने देखा। अब हमारा पॉइंट आता है मध्य के मैदानी भाग। मध्य के मैदानी भाग, अब देखिए इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। मध्य के मैदानी भाग, पहला आपका पॉइंट क्या बनता है, पहला बनता है नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या बनता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी की पहचान कैसे होगी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, सबके बारे में एक एक करके बताया जाएगा। पहले पॉइंट देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। मध्य के मैदानी भाग में भाबर और तराई के क्षेत्र के बारे में हमने क्या किया, हमने पढ़ा कि कैसे मिट्टी की पहचान होगी, किसकी अधिकता पाई जाएगी, कहाँ किस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे कि मध्य के मैदानी भाग, तो मध्य के मैदानी भाग में नवीन जलोढ़ मिट्टी और फिर आता है प्राचीन, क्या आता है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है मरुस्थलीय मृदा। क्या है, मरुस्थलीय मृदा। तीसरा पॉइंट है हमारा मरुस्थलीय मृदा। चौथा क्या है, लवणीय या क्षारीय मृदा। लवणीय या क्षारीय मृदा। फिर उसके बाद आता है आपका, एक होता है भूण मृदा। क्या होता है, भूण मृदा। फिर उसके बाद आता है क्या कहा जाता है, काली मिट्टी, या इसे आप क्या कह सकते हैं, मृदा। तो इतने प्रकार के मध्य के मैदानी भाग में इतने प्रकार के आपके क्या है, मिट्टी पाए जाते हैं। पहला नवीन जलोढ़ मिट्टी, दूसरा प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, तीसरा मरुस्थलीय मृदा, लवणीय और क्षारीय मृदा, भूण मृदा, और फिर उसके बाद क्या है, काली मिट्टी या मृदा। अब इतने भाग हमें देखना है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसके बारे में, नवीन जलोढ़ मिट्टी। देखिए इस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, किस प्रकार से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब इस प्रकार से नवीन जलोढ़ मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ क्या है, प्रत्येक वर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बाढ़ आता है। जहाँ क्या होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी उस प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। और ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं हम खादर क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, खादर क्षेत्र। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि नवीन जलोढ़ मिट्टी, वैसे क्षेत्रों में ऐसे प्रकार की इस प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं जहाँ क्या आता है, पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए कि बाढ़ आता है। प्रत्येक वर्ष जहाँ बाढ़ आता है वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। अब देखिए, अब जैसा कि हमने बताया कि इसके रंग क्या होते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पे मिट्टी का रंग, अब यहाँ पे मिट्टी का रंग क्या होता है, इस प्रकार के मिट्टी, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, इस प्रकार के मिट्टी क्या होते हैं, हल्के भूरे और राख की रंग नजर आते हैं। हल्के भूरे और राख की तरह दिखते हैं।
तो यहाँ पे मिट्टी का रंग हमने दिया नवीन जलोढ़ मिट्टी, जहाँ प्रत्येक वर्ष क्या है बाढ़ आते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आते हैं वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या है पाए जाते हैं। और ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऐसे क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी का रंग क्या होता है? मिट्टी का रंग होता है हल्के रंग, हल्के भूरे रंग और राख की तरह दिखते हैं। देखिए अब इसका निर्माण कैसे होता है, पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अब इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले आपके सामने आता है बलुई और रेतीली दोमट। क्या कह सकते हैं आप? बलुई, या इसे ही क्या कह सकते हैं? रेतीली दोमट। बलुई या रेतीली दोमट, ठीक। और एक और मिट्टी होता है, वो क्या होता है? गादी मिट्टी। गादी मिट्टी। अब यहां से अगर ये दोनों का जब मिलान होता है, ठीक है, जब ये दोनों मिट्टी क्या है आपस में मिलते हैं, तो इस प्रकार से ये कौन सी मिट्टी बनते हैं? जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया, क्लास के शुरुआत में ही आपको बताया कि किस प्रकार से चट्टान टूटता है तो उससे पिंड बनता है, पिंड टूटता है तो उससे मिट्टी का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ क्या है, जब इस प्रकार से बलुई या रेतीली दोमट और गादी ये दोनों जब एक साथ जब मिलते हैं तो मिट्टी क्या बनेगा? चिकनी मिट्टी। इस प्रकार जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारा? चिकनी मिट्टी। अब देखिए यहाँ पे कि जब यहाँ चिकनी मिट्टी की मात्रा भी क्या होती है? पर्याप्त होती है। और इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता, कहीं कहीं आपने देखा होगा गांव में या फिर कहीं भी कि जब मिट्टी क्या होती है? चिकनी होती है, तो इसके जल धारण करने की क्षमता, ठीक है, जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता क्या है यहाँ पे? अधिक होता है। जब अगर बलुई या रेतीली दोमट और गादी मिट्टी, गादी मतलब क्या? एक प्रकार से कहेंगे एकदम पाउडर की तरह मिट्टी, ठीक है। तो जब एक प्रकार से पूरे पाउडर की तरह यहाँ पे मिट्टी का जब ये निर्माण होगा यहाँ पे, और ये क्या होगा यहाँ पे? जब बलुई और रेतीली मिट्टी ये दोनों, गादी मिट्टी, ये दोनों एक साथ जब मिलेंगे तो क्या होगा? चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है। और जब चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है तो इसमें यहाँ प्रश्न क्या बनता है, या इसमें यहाँ प्रश्न ये बनता है कि जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में क्या होती है? अधिक होता है। और जैसा कि हमने बताया कि जब चट्टान के छोटे रूप, ठीक है, जब चट्टान छोटे टुकड़ों में टूटता है तो ये क्या बनता है? ये पिंड बनता है। पिंड से फिर ये छोटे टुकड़ों में जब ये टूटता है तो यहाँ से क्या बनता है? गाद बनता है। गाद से फिर छोटे टुकड़ों में ये टूटेगा तो रेत बनेगा। इस प्रकार से जब ये मिट्टी की पहचान करने के बारे में हमने आपको बताया, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है? ऐसे क्षेत्रों को खादर क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? खादर क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ की मिट्टी क्या होता है? हल्के भूरे रंग की और राख की तरह होते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा नवीन जलोढ़ मिट्टी मध्य के मैदानी भाग से संबंधित। और इस प्रकार से आपके सामने अगर प्रश्न अगर बनते हैं तो बिल्कुल हमें विश्वास है कि आप उसे कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे का भाग हम आगे अपने आगे क्लास में देखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।